गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 से स्पर्श पुस्तक का पाठ है खुशबू रचते हैं हाथ। पाठ का नाम है खुशबू रचते हैं हाथ, यानी जिन हाथों से खुशबू की रचना की जाती है, खुशबू देने वाली चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे अगरबत्तियाँ, धूप वगैरह जो लोग बनाते हैं ना, उनके विषय में ये कहा गया है खुशबू रचते हैं हाथ। उसके कवि हैं अरुण कमल। तो उस कविता के बारे में हम आज पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले तो जो कवि हैं अरुण कमल, उनके विषय में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। इनका जन्म जो है बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में 15 फरवरी 1954 में हुआ था। 1954 को इनका जन्म हुआ था। ये पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर भी कार्यरत रहे थे। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी भाषा जो है वो आम बोलचाल की भाषा है। इसके साथ ही अनेक लय और छंदों का भी प्रयोग किया गया है। और कविता खुशबू रचते हैं हाथ, ये इसमें सामाजिक विषमताओं को बेनकाब किया गया है। सामाजिक विषमताएं, एक तो था समता, समता समानता, विषमता असमानता, मतलब समाज में सब लोगों को समानता का अधिकार नहीं मिलता, सब लोगों को समान नहीं समझा जाता। तो इससे इन्होंने जो है इस कविता के माध्यम से बताया है। जो वर्ग समाज में सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है, यानी जो समाज को सुंदर बना रहा है, समाज में खुशबू का प्रसार कर रहा है, समाज को खुशहाल बना रहा है, क्योंकि जब हम कुछ अच्छी चीज़ देखते हैं या कोई अच्छी सी खुशबू आती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो वो खुशी मतलब समाज को खुशी दे रहा है। वही वर्ग स्वयं जो है ना, अभाव और गरीबी और गंदगी में रह करके अपना जीवन बसर करने को मजबूर है। मतलब लोगों को तो वो खुश कर रहे हैं, सुगंधित चीज़ें बना बना के बेच रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन खुद वो बदबू वाले स्थानों पे रहते हैं। लोगों के घरों में सुगंध भी फेंकते हैं और खुद पूरी बदबू में रहते हैं। आप देखते होंगे बड़े बड़े शहरों में यहाँ पर गंदे नाले बने, बड़े बड़े नाले बने, गंदा पानी आता है, उनकी दोनों साइडों पे झोंपड़ियाँ सी बना करके लोग रहते हैं। तो वहाँ रहते हुए वो कुछ ना कुछ ऐसा काम तो करते ही हैं जिससे कि वो अपना जीवन बसर कर सकें। तो वहीं पर रहने वाले लोग, जो छोटी छोटी गलियाँ बनी हुई हैं, गंदे गंदे से बस्तियाँ बनी हुई हैं, वहाँ रहते हैं और वहाँ पर खुशबू बिखेरने वाली धूप और अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। वैसे तो कहते हैं कि इन लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की भी आज्ञा नहीं दी जाती थी। पहले ये था मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते ये अछूत वर्ग के जो लोग हैं, लेकिन जो मंदिर में अगरबत्तियाँ और धूप वगैरह जलाई जाती हैं वो बनाने वाले तो यही हैं। लेकिन फिर भी जो है इनके साथ हम इस तरह से बर्ताव करते हैं। अब कहते हैं कि स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान देने वाले, समाज को स्वस्थ बनाने में जो योगदान देते हैं ये लोग, ये इतने उपेक्षित क्यों हैं? इनके साथ ऐसा उपेक्षा का भाव क्यों किया जाता है? इनके साथ इतना भेदभाव क्यों किया जाता है? तो ये जो है कवि इसमें यही बताना चाहते हैं। अब ये कहते हैं कि जो खुशबू रिश्ते हैं हाथ कविता है, ये उसी को बेनकाब करती है। कवि कहते हैं कि ये किसकी कारस्तानी है कि जो समाज की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं, उसे खुशहाल बना रहे हैं और स्वयं जो है गरीबी और गंदगी में रहते हुए अपना जीवन बसर कर रहे हैं। लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरने वाले ये हाथ कैसी भयावह परिस्थितियों में अपना जीवन बिता रहे हैं। भयावह यानी डरावनी, मतलब वहाँ पर यदि देखें कि ये कैसे जीवन जी रहे हैं तो हम देख के ऐसे डर जाएंगे, हाय राम, ये कैसे बैठे हैं छोटी छोटी झोपड़ियों में और इतनी बदबू वाले स्थान पर, और ये कैसे एक ही झोपड़ी में 10-10 बंदे ऐसे रह रहे हैं, तो ये कैसे रह रहे हैं, मतलब देख के भी बड़ा अजीब सा लगता है। क्या विडंबना है कि खुशबू रचने वाले ये हाथ दूर दराज के सबसे गंदे और बदबू वाले इलाकों में अपना जीवन बिता रहे हैं। और ये कितना उपेक्षित हैं, लोग इनकी कितनी उपेक्षा करते हैं। कोई हमारे पास, अभी आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे जो मांगने वाले होते हैं,
वो आ जाते हैं। एक तो वो गंदे से बने हुए होते हैं, कुछ लोग जो है उन्हें देना तो कुछ दूर है, हट जा हट जा, पीछे 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 ऐसे करके उनकी उपेक्षा करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, है तो वो भी इंसान ही। तो अब अपना वो इंसानों का कोई मजबूरियाँ होती हैं कि उन्हें वहाँ रहना पड़ रहा है, तो वो गंदे बन के घूम रहे हैं, उनके पास पैसे की कमी है या खाने पीने को कुछ नहीं होता, मांगने को मजबूर है। तो हर किसी की कोई ना कोई मजबूरी होती है, इसीलिए वो जो है इस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। तो अब इसमें क्या है कि कुछ शब्दार्थ हैं, तो उन शब्दों के अर्थ यदि हमें याद हो जाते हैं तो हम कविता का सरलार्थ बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब ये अरुण कमल जो कवि हैं, इन्होंने इसी पुस्तक में एक कविता, तो ये एक ही मतलब दिया हुआ है, इसके 2 भाग दिए हैं। पहला है, कहते हैं पहला, दूसरा तो ये है ना, खुशबू रचते हैं हाथ, और इसके साथ जो इसका पहला भाग दिया हुआ है वो है नए इलाके में। तो नए इलाके में अब हमारे सिलेबस में नहीं है, और खुशबू रचते हैं पार्ट 2 यानी ये हमारे सिलेबस में रखा हुआ है। तो अब इसके जो हैं कुछ शब्दार्थ भी हैं, तो उन शब्दों के अर्थ यदि आपको याद हो जाते हैं तो बच्चों आप कविता का सरलार्थ बहुत आसानी से कर सकोगे, क्योंकि ये कविता जो है आम बोलचाल की भाषा में लिखी हुई है। जैसे हम भाषा बोलते हैं ना, जो भाषा का प्रयोग करते हैं हम बात करने के लिए एक दूसरे से, तो वैसी भाषा है इस कविता की। तो हम इसका सरलार्थ करना है, उसको और सरल अर्थ में हमें लिखना होता है, और कुछ नहीं है। अब देखो इसकी जो पहली पंक्तियां दी हैं, कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अब आपको सारी बात समझ में तो आ रही है इसमें कवि क्या बताना चाहता है, लेकिन आपको क्या करना है, इसका जो है ये कविता की तरह दिया हुआ है, लय और छंदों का प्रयोग करके इसको लिखा हुआ है। आपको इसे और सरल भाषा में इसे लिखना है, बस ये इतना। इसके यदि कुछ शब्द आपको लगते भी हों, भी इस शब्द का अर्थ नहीं पता चल रहा, तो वो आप शब्दार्थ याद कर लोगे ना, तो उस शब्द का अर्थ भी पता चल जाएगा। अर्थ पता चलते ही पूरी पंक्ति का हम अर्थ लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अब आ जाता है कूड़ा करकट। कूड़ा करकट क्या होता है? कूड़े करकट के ढेर रखे हुए हैं, यानी कि हम क्या करें, कचरा सा होता है ना, जो गंदगी जो हम बाहर फेंक देते हैं, तो वो ही उठा के लेके जाते हैं, स्वीपर गलियों में आते हैं, उठा के ले जाते हैं, उसको वहाँ पर फेंक देते हैं। एक जगह ऐसी बन जाती है कि बड़े बड़े ढेर लग जाते हैं, तो वो होता है कूड़ा करकट यानी कचरे का ढेर। टोला, अब कहते हैं ना छोटे टोले के अंदर रहते हैं, यानी छोटी सी बस्ती जिसमें छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनी होती हैं, छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, बहुत कम जगह में वो अपनी बस्ती बना लेते हैं, उसको धक्का बस्ती बोल देते हैं, धक्के से बनाई जाती है। और ये ज़्यादातर जो है गंदे नालों के पास बनाती हैं, क्योंकि वहाँ से इन्हें जल्दी से उठाया नहीं जाता। नहीं तो यदि ये किसी ऐसी जगह पे बना लेंगे, फिर उनको वहाँ से जो खाली करवा ली जाती है जगह, फिर वहाँ से उठ के इन्हें कहीं और जाना पड़ता है। तो गंदे नाले के दोनों साइड पे जो जगह ऐसी है कि वहाँ पे और कुछ नहीं होता, कोई खाली भी नहीं करवाता है इनसे जगह को, तो इसलिए ये ज़्यादातर वही बनाते हैं। तो टोला होता है एक छोटी सी बस्ती। जख्म, जख्म होते हैं घाव या चोट, जब चोट लग जाती है ना तो उसमें से खून निकलने लगता है, फिर वो जख्म हो जाता है। जब तक वो जख्म नहीं भरता तब तक जो है उससे ब्लड निकलता रहता है, तो वो दर्द पहुंचाता रहता है, कष्ट पहुंचाता रहता है। फिर आ जाता है मुल्क। मुल्क होता है देश, यानी इस देश में लोग जो हैं कैसे कैसे, मतलब असमानता लोगों में पाई जाती है, सब लोगों को समान नहीं समझा जाता हमारे मुल्क में, तो ये मुल्क मैंने देश। केवड़ा एक छोटा सा वृक्ष होता है जिसके ऊपर बड़ी सुगंधित फूल लगते हैं, और वो फूल जो अपनी सुगंध के लिए बड़े फेमस हैं, तो केवड़ा की अगरबत्तियाँ बनाई जाती हैं, उसमें से वो मतलब की खुशबू आती रहती है। कई बार होता है गुलाब की जो है उसमें से खुशबू आती रहती है, अलग अलग फूलों की खुशबू आती है, तो वैसी वैसी बनाई जाती हैं अगरबत्तियाँ। ठीक है। रात रानी, ये भी रात की रानी भी एक सुगंधित फूल है, इसकी खुशबू की भी अगरबत्तियाँ बनती हैं। और मशहूर होता है प्रसिद्ध यानी फेमस, तो ये अगरबत्तियाँ जो हैं बनाई जाती हैं, बड़ी फेमस हैं, बड़ी प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये लोग बनाने वाले लोग जो हैं ये खुद बहुत ही अभावग्रस्त परिस्थितियों में अपना जीवन बिताने को मजबूर हैं। तो अब जो है
इसमें कवि बताते हैं कि सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि ये भी जो है अपना स्वस्थ समाज में रहते हुए अपना जीवन यापन कर सकें। यानी इन्हें भी रहने की जगह कहीं ऐसी जगह पे देनी चाहिए जहाँ पे बदबू ना हो या थोड़ी सी जगह खुली हो और ये भी खुले स्थान पर बैठ कर के अपना काम कर सके। तो सरकार को इस तरफ कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए। तो ये था हमारा जो है इसका खुशबू रिश्ते हैं हाथ कविता के शब्दार्थ और कवि का परिचय। अब हम इस कविता का सरलार्थ यानी ये मैं आपको समझाऊंगी। तो ये कविता का सरलार्थ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।